हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार यादव, सहायक प्रोफेसर हिंदी। आज मैं बीए भाग 3 के अंतर्गत द्वितीय प्रश्न पत्र में लगे हिंदी शब्द भंडार पर बातचीत करूंगा। आपके पाठ्यक्रम में हिंदी शब्द भंडार के अंतर्गत तत्सम, तद्भव, देशज और आगत शब्दावलियों के बारे में पढ़ना है। तो लेक्चर पर आने से पहले मैं अपने विद्यार्थियों से ये आग्रह करूंगा कि वे कापी और कलम लेकर बैठे रहें और जिन मुख्य बातों को लगे कि नोट करना है उसे नोट करें। हिंदी शब्द भंडार, जैसा कि आप जानते हैं कि भाषा परिवर्तनशील होती है, उसमें कई बोलियों और भाषाओं का मिश्रण होता है। तो हिंदी भी एक ऐसी ही भाषा है जिसमें संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और 18 बोलियों के साथ साथ कुछ देशज, तत्सम, तद्भव, विदेशी यानी आगत शब्दावलियों का संग्रह है। इसी को हिंदी शब्द भंडार के रूप में जाना जाता है। हिंदी शब्द भंडार पर बातचीत करने से पहले मैं कुछ चीज़ों पर बात करना चाहता हूँ, जैसे ध्वनि क्या है, वर्ण क्या है, शब्द क्या है। शब्द की परिभाषा मुख्य रूप से कहा जाता है कि शब्द 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से शब्द बनता है और यह शब्द सार्थक होना चाहिए। अगर सही रूप में परिभाषित करें तो ध्वनियों के मेल से सार्थक वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। अब ध्वनि क्या है, वर्ण क्या है? जब हम अक्षर का उच्चारण करते हैं तो वह ध्वनि कहलाती है और जब उसी अक्षर को लिख देते हैं तो वह वर्ण कहलाता है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ध्वनि क्या है, वर्ण क्या है और शब्द क्या है। शब्द के भी 2 रूप पाए जाते हैं, सार्थक और निरर्थक। तो निरर्थक शब्द का तो कोई अर्थ नहीं है, लेकिन हम बोलचाल के अंतर्गत सार्थक के साथ साथ निरर्थक शब्दों का भी प्रयोग करते रहते हैं। जैसे खाना होना, पढ़ना ओढ़ना, फिल्म उल, जाना होना, सोना होना, इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो हम अनचाहे ही प्रयोग करते हैं, सार्थक शब्दों के साथ निरर्थक शब्द अपने आप लग जाते हैं। ये हमारे बोलचाल में आ जाता है। तो हिंदी शब्द भंडार के अंतर्गत तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी यानी कि आगत शब्द भंडार पर मैं बातचीत करूंगा। व्युत्पत्ति के आधार पर भाषाविदों ने तत्सम, तद्भव, देशज और आगत शब्दावलियों का रूप माना है। तत्सम क्या है? तत्सम किसी मूल भाषा, तत्सम किसी भाषा के मूल शब्द को तत्सम कहते हैं। तत्सम का अगर संधि विच्छेद करेंगे तो तत् प्लस सम मतलब उसी के समान। तो अक्सर हिंदी में जो शब्दावली, तत्सम शब्दावली आती है वो संस्कृत से ही आती है, क्योंकि संस्कृत से ही हिंदी का जन्म माना जाता है। तो आप देखेंगे कि ज़्यादातर जो तत्सम शब्दावलियाँ हैं वो संस्कृत से ही ली गई हैं। तो उदाहरण के लिए आप एक तरफ तत्सम लिखिए और एक तरफ हिंदी। तत्सम में आम्र, आम्र को ही हिंदी में आम कहते हैं। त्वरित, आपने कई बार सुना होगा कि त्वरित कार्रवाई की गई। तो त्वरित शब्द जो है तत्सम है, इसका जो हिंदी में रूप है वह तुरंत है। इसी तरह से शत, शत मीन्स 100, हिंदी में 100 होता है। जैसे जब कोई क्रिकेट में शतक लगाता है तो शत से ही शतक बना हुआ है, तो 100। चतुष्पादिका मतलब चौकी, जिसके 4 पैर हों, चौकी भी आ सकता है, उसमें टेबल भी आ सकता है। तो हिंदी में जो तत्सम शब्दावलियाँ हैं वो संस्कृत से ली गई हैं और तत्सम को कहा जाता है कि किसी भी भाषा के मूल शब्द को तत्सम कहते हैं, जो उसी के समान हो, ज्यों का त्यों प्रयोग के में लाया जाए, उसमें कोई बदलाव न हो।
दूसरी जो शब्दावली आती है वो तद्भव है। तद्भव ऐसी भाषा जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में प्रयुक्त की जाती हो, उसे तद्भव कहते हैं। तद्भव का जो संधि विच्छेद होता है, तत्भव, जिससे हुआ हो, इसका शाब्दिक अर्थ है। तो संस्कृत और प्राकृत से जितने भी शब्द बिगड़े हुए रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं, विकृत रूप में, वे हिंदी में तद्भव कहलाते हैं। तो आप नोट करिए, एक कॉलम संस्कृत का बनाइए, फिर प्राकृत का बनाइए, फिर हिंदी। जैसे उदाहरण के लिए मैं संस्कृत में अग्नि, उसी को प्राकृत में अग्नि, डबल ग उस पर छोटी की मात्रा, अग्नि, और उसी को हिंदी में आग कहते हैं। तो अग्नि का प्रयोग बहुत कम होता है, लेकिन अग्नि, अग्नि, आग। इसी तरह से दूसरा शब्द है वत्स। वत्स मीन्स बेटा होता है। तो संस्कृत का जो तत्सम रूप है वत्स, इसी को प्राकृत में वच्छ, वो आदच्च छ, वच्छ, और हिंदी में ये रूप आकर बना बच्चा। तीसरा शब्द मयूर। मयूर मतलब मोर, इसको प्राकृत में मयूर और हिंदी में मोर कहते हैं। चौथा शब्द है प्रिय, और इसी को प्राकृत में पीय और हिंदी में पिया। आपने एक गाना भी सुना होगा, मोरा पिया मुझसे बोलत नाही। तो जो पिया शब्द है वो प्रिय, तत्सम पिय, इसका प्राकृत रूप है, और हिंदी में यह पिया के रूप में प्रचलित हो गया है। तो अब तत्सम तद्भव शब्द आपको समझ में आ गए होंगे। अगला जो शब्द रूप है देशज। देशज ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता है कि इनकी उत्पत्ति कैसे हुई है। इसकी अगर इसका संधि विच्छेद करें तो देश प्लस ज मतलब उत्पन्न होने वाला। ऐसे शब्द जो इसी देश में ही उत्पन्न हुए हों, ठीक है, लेकिन उनके भी उत्पत्ति का कोई कारण नहीं पता चलता है। और ये ऐसे शब्द ज़्यादातर जो लोक साहित्य लिखे जाते हैं उसमें प्रयुक्त किए जाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे शब्द है तेंदुआ, इसकी व्युत्पत्ति के बारे में नहीं पता चलेगा, बस ये समाज में चल दिया तेंदुआ, मुँह नोचवा, कटोरा, कटोरी, पगड़ी, खिचड़ी, लोटा, डिबिया इत्यादि बहुत सारे देशज शब्द हैं। आप अपने आसपास में भी कई शब्दों को सुनते होंगे जिनकी उत्पत्ति, उनका जन्म कैसे हुआ है इसका पता नहीं चलता है, लेकिन वो आम बोलचाल की भाषा में प्रयुक्त होते हैं। आदिकाल के एक मशहूर कवि रहे हेमचंद। हेमचंद ने इन्हीं देशी बोलियों भाषाओं का एक संग्रह किया है, जैसे देशी माला नाम से उन्होंने संग्रहित किया हुआ है। तो देशज आपको समझ में आ गया कि देशज ऐसे शब्द जिनकी व्युत्पत्ति या उत्पत्ति का पता नहीं चलता है, वे देश में ही निर्मित होते हैं और आम बोलचाल में प्रयुक्त होते हैं। ठीक। चौथा जो शब्द है विदेशी शब्द या आगत शब्दावलियाँ। आपके पाठ्यक्रम में दिया है आगत, इसे विदेशी भी कहा जाता है, जो कहीं से आए हुए हैं। तो विदेशी भाषाओं से जिन शब्दों को हिंदी में ग्रहण किया गया है उसे विदेशी शब्द या आगत शब्द कहते हैं। आप देखेंगे कि हमारे देश में अलग अलग समय में अलग अलग शासकों का शासन रहा है। बहुत सारे देश हमारे देश में व्यापार करने के लिए भी आए, तो व्यापार के साथ साथ वे अपनी शब्द भंडार, शब्दावलियों को भी भारत में विकसित किए और उसका विस्तार हुआ और आम बोलचाल में प्रयुक्त होने लगा। और लगा ही नहीं कि ये कहीं दूसरे देश की भाषा है। ठीक। तो विदेशी भाषाओं में अरबी, फारसी, तुर्की, पुर्तगाली, अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी बहुत सारे
भाषाओं का मेल है। आज हम बहुत धड़ल्ले से बोलते हैं लेकिन पता नहीं चलता है। आप जानते हैं कि व्यापार के दृष्टिकोण से भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर फ्रांसीसी आए। तो ये अपने शब्दों को भी भारत में छोड़ कर गए। तो जैसे फारसी शब्द का मैं उदाहरण दे रहा हूँ। आप अगर कापी कलम लेकर बैठे हुए हैं तो एक तरफ फारसी, अरबी, तुर्की, अंग्रेजी, पुर्तगाली, फ्रेंच, चाइनीज, इस भाषाओं का एक कॉलम बना लीजिए और उसमें नोट करते जाइए। जैसे फारसी में शब्द है आराम। आराम शब्द हम बहुत प्रयोग करते हैं कि मैं आराम कर रहा हूँ, लेकिन ये फारसी शब्द है। आवारा, कबूतर, कुश्ती, गुलाब, चश्मा। चश्मा हम लगाते हैं, तो अब आप ध्यान में रखिए कि जो चश्मा शब्द है ये फारसी। कई बार ये शब्द परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। जो आज का मैं लेक्चर दे रहा हूँ, ये आपके इस पाठ्यक्रम के लिए तो है ही। आगे जब आप प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होंगे तो इस तरह के शब्द पूछे जाते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक में बता रहा हूँ आपको। फारसी के बारे में बताया। इसके बाद मैं अरबी शब्दों का बता रहा हूँ। अरबी में आदमी, औरत, कमाल, खबर, तमाशा, नशा, शराब, ये सब अरबी शब्द हैं। शराबियों से पूछेंगे तो नहीं बता पाएंगे कि किस विदेशी भाषा है, क्या है शराब, नशा, ये सब अरबी भाषा। तुर्की भाषा में प्रयुक्त होता है कैंची, चमचा, तोप, लफंगा। ये सब जो शब्द हैं ये सब तुर्की के हैं। इसी तरह से और भी बहुत सारे शब्द हैं। आप व्याकरण की किताब पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। अंग्रेजी के शब्द हैं। अभी आप कोरोना वायरस की वजह से अपने घरों में बैठे होंगे। 2 शब्द बहुत प्रचलित हो रहे हैं, जिसमें लॉकडाउन। आप अपने घर के आसपास में पूछेंगे तुरंत लॉकडाउन। लॉकडाउन शब्द ऐसे ग्रहण कर लिया गया है, लग रहा है कि ये यहीं का शब्द है। लॉकडाउन का जो हिंदी होगा वो तालाबंदी है। सोशल डिस्टेंसिंग, सामाजिक दूरी, लेकिन हम उसे बहुत अच्छे से ग्रहण कर लिए हैं। अगर हम सामाजिक दूरी कहेंगे तो सामने वाला नहीं समझ पाएगा। तालाबंदी कहेंगे तो सामने वाला थोड़ा सा हिचकेगा। लेकिन लॉकडाउन, लोग इंतजार कर रहे हैं कि लॉकडाउन कब खुलेगा। तो ये शब्द अंग्रेजी से लिया गया और हम इसको बहुत तेजी से ग्रहण कर लिए। हॉस्पिटल, लालटेन, टिकट, डॉक्टर, बहुत सारे शब्द हैं जो अंग्रेजी में प्रयुक्त होते हैं। हम धड़ल्ले से प्रयोग करते जाते हैं। ठीक है। अगला जो शब्द है पुर्तगाली। पुर्तगाली जैसे आल्पिन, जब हम नत्थी करने जाते हैं तो जो आल्पिन का प्रयोग करते हैं वो पुर्तगाली शब्द है। अलमारी, जिसमें हम बुक्स रखते हैं, कपड़े रखते हैं। बाल्टी, चाबी, फीता, तंबाकू, ये सब पुर्तगाली शब्द हैं। इसी तरह से चाय चीनी शब्द है। रिपोर्ताज फ्रेंच शब्द है। इसी तरह से रिक्शा जापानी शब्द है। तो ये विदेशी भाषा के शब्द हैं, ये आगत शब्दावलियाँ हैं। तो आज मैंने हिंदी शब्द भंडार के अंतर्गत तत्सम, ऐसी भाषा जो मूल भाषा के रूप में ग्रहित की जाती है, तद्भव जो संस्कृत और प्राकृत का विकृत रूप होता है, देशज जिसकी उत्पत्ति का पता तो नहीं चलता है लेकिन वो अपने देश में ही उत्पन्न होती है और प्रयुक्त की जाती है, विदेशी जो अन्य भाषाओं से ग्रहित की जाती है और हिंदी में प्रयुक्त होती है, वो विदेशी। इन शब्द भंडारों पर बातचीत किया और उम्मीद है कि विद्यार्थियों को जरूर समझ में आया होगा और वे नोट भी किए होंगे। अच्छा, ध्यान देने वाली बात है कि इस तरह के सवाल
लघुत्तरी में ही आते हैं या कभी कभी अति लघुत्तरी सवाल पूछे जाते हैं। तो आप इस लेक्चर को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए कि कैसा लगा और आगे किस विषय पर आपको और जानकारी चाहिए। धन्यवाद।